बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे। आज हमारा टॉपिक है टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो ये दो नाम है इसके, आपने याद रखने हैं क्योंकि जब पेपर आता है तो पेपर में वो सम टाइम कह देता है जी कि टॉर्क ये नाम लिख देता है, यानी डिफाइन टॉर्क अगर शॉर्ट में आया, या लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो राइट अ नोट ऑन टॉर्क, या फिर मोस्टली वो ये भी कह देता है कि डिफाइन मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब इसी टॉपिक में एक और टॉपिक है मूवमेंट आर्म। तो अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो मूवमेंट ऑफ फोर्स और मूवमेंट आर्म में जो फ़र्क है उसको सही तरह से समझ नहीं पाते और मूवमेंट ऑफ फोर्स की जगह मूवमेंट आर्म की डेफिनेशन लिख देते हैं। तो ये आप अच्छे तरीके से देख लें कि टॉर्क का ही दूसरा नाम क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क से पहले कुछ टर्म्स हैं, पहले हम उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, रिजिड वैसे कहते हैं सख्त या कह लें ठोस। एक ऐसा बॉडी जो बहुत सख्त है, जिस तरह कोई भी सॉलिड चीज़ लगा दे, एक लोहे का टुकड़ा लगा ले, लोहे का पीस लगा ले। अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कोई भी जो बॉडी है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। फ़र्ज़ कर लिया ये हमारे पास एक छोटा सा लोहे का पीस है। अब ये लोहे का पीस है तो इसका मतलब है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जब हम इस पर फोर्स लगाएं तो फोर्स लगाने के बाद इन पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, तो इसका मतलब ये क्या है, एक रिजिड बॉडी। मसलन फ़र्ज़ कर ले ये हमारे पास एक लोहे का टुकड़ा है, तो मैं इसको दोनों साइड पर फोर्स लगाता हूँ। फोर्स लगाने के बाद इसकी शेप जो है वो चेंज ना हो तो ये एक रिजिड बॉडी है। इसके निस्बत अगर मैं कोई एक लाइट हल्का सा बॉडी ले लेता हूँ, नरम सा बॉडी ले लेता हूँ, तो उस पर थोड़ी सी फोर्स लगाऊंगा वो टूट जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो रिजिड बॉडी नहीं है। तो आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि एक रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स के दरमियान अगर डिस्टेंस चेंज ना हो तो वो क्या होगा, रिजिड बॉडी। और अगर डिस्टेंस चेंज हो जाए, डिस्टेंस चेंज उसी सूरत में होगा जब वो बॉडी क्या होगा, टूट जाएगा। तो अगर उनके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज हो जाए तो वो क्या होगा, रिजिड बॉडी नहीं होगा। उसके बाद आगे सेकंड टर्म है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये टर्म्स का हमें पता होना चाहिए तभी हमें टॉर्क का पता चलेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन नाम से ही जाहिर है कि जिस बॉडी ने रोटेट करना है, एक सर्कल में मूव करना है, उसका क्या है, एक्सिस। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं जी एक लट्टू की। फ़र्ज़ किया ये हमारे पास एक टॉप जिसे हम लट्टू कहते हैं, यहाँ से हमने इसको पकड़ा और घुमाना शुरू कर दिया। जब हम घुमाएंगे, फ़र्ज़ कर लिया ये ज़मीन है, तो जब हम घुमाएंगे तो हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो लट्टू है वो क्या होगा, एक लाइन के गिर्द घूमना शुरू कर देगा। फ़र्ज़ कर लिया ये वो लाइन है। तो जब पूरा का पूरा रिजिड बॉडी एक लाइन के गिर्द रोटेट करे तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी एक लाइन के गिर्द पूरा का पूरा बॉडी जो है, रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स हम टॉर्क वाले टॉपिक में ही समझ लेते हैं। अब आगे क्या है हमारे पास, जो मेन टॉपिक है वो क्या है जी, टॉर्क। टॉर्क कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो नाम से ही जाहिर है एक फोर्स जो क्या कर रही है, टर्न कर रही है किसी भी बॉडी को। यानी जब हमने एक बॉडी पर फोर्स लगाई
तो वो बॉडी एक सीधी लाइन में मूव करने के बजाय एक सर्कुलर पाथ में या एक्सिस ऑफ रोटेशन में वो क्या होगा, मूव करना शुरू कर दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्निंग। और उसके क्या असरात हो सकते हैं, तो टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, यानी एक फ़ोर्स किसी बॉडी को टर्न कर दे। जिस तरह आप कह लें कि हमारे पास यहाँ पे एक जो दरवाज़ा है उसका जो हैंडल, तो जब हम उसको इस तरह टर्न करेंगे तो वो दरवाज़ा क्या होगा, खुल जाएगा, और इस तरह टर्न करेंगे तो वो दरवाज़ा क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो यानी ये जो फोर्स है, डायरेक्शन चाहे चेंज है, लेकिन दोनों सूरतों में हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। एक क्लॉकवाइज कह लें और एक क्या कह लें, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मेरी फोर्स ने इसको क्या कर दिया, एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया। इसी तरह वाटर टैप टूटी जिसे हम कह लेंगे, तो जब हम उसको खोलना है तो हम उस पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसको टर्न करते हैं। वो फोर्स जो वाटर टैप है उसको इस तरह टर्न करती है तो वाटर, पानी निकलना शुरू हो जाता है, और जब उसको हम क्लोज़ कर देंगे तो पानी क्या होगा, निकलना बंद हो जाएगा। यानी दोनों सूरतों में हमारी फोर्स उसको क्या कर रही है, टर्न कर रही है। इसके अलावा स्पैनर, चाबी जिसे हम कहते हैं, अक्सर आप घरों में भी देखते हैं कि कोई नट वगैरह या फिर बाइक्स वगैरह में या कोई मशीनरी है तो मशीनरी में नट लगे होते हैं, तो उस नट को खोलने के लिए या टाइट करने के लिए मैकेनिक क्या करता है, एक स्पैनर का इस्तेमाल करता है, एक चाबी का इस्तेमाल करता है। वो तकरीबन कह लें इस तरह की होती है एक चाबी। इस तरह की एक स्पैनर है, एक चाबी है, या इस तरह कह लें इसको। तो ये स्पैनर जो होती है इसमें एक ये नट लगा होता है, उस नट को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक साइड पर रोटेट करेंगे तो जो नट है वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा, और दूसरी साइड पर रोटेट करेंगे तो वो नट क्या हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा। इसी तरह ये एक चाबी है, तो इसमें भी हमने ये एक नट बोल्ट रखा हुआ है, तो इसको भी ओपन या क्लोज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इस स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं, इस चाबी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस चाबी में इस साइड पर पकड़कर हम फोर्स लगाएंगे, तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी वो लाइन जिस पर फोर्स क्या कर रही है, एक्ट कर रही है, या जिस पर एक फोर्स का एक्शन लग रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो जब हम इस चाबी को रोटेट करेंगे तो चाबी इसी पॉइंट के गिर्द इस तरह फुल रोटेट करेगी, यानी इस तरह चाबी ने फुल रोटेट करना है इसी पॉइंट के गिर्द। तो इस पॉइंट के गिर्द, किसी पॉइंट के गिर्द पूरी जो लाइन है, रिजिड बॉडी है, रोटेट करे, तो हमने पीछे पढ़ा है, उससे हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी ये सारा का सारा पॉइंट क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जितनी इस चाबी की लेंथ ज़्यादा होगी उतना टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि टॉर्क डिपेंड करता है, टॉर्क को हम इस तरह ज़ाहिर करते हैं, और टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स मल्टीप्लाई एल। फोर्स क्या होगी, जो हम यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, या जो हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे, और एल से मुराद है कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इसके दरमियान वाला ये जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, एल। तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतना टॉर्क भी क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। आप अक्सर घरों में देखते हैं कि घरों में अक्सर नलके लगे होते हैं। जब आप नलके के हैंडल को एंड से पकड़कर इस तरह घेरते हैं तो ज़्यादा पानी निकलेगा, और अगर आप बिल्कुल पास पकड़कर उसको घेरेंगे तो उस सूरत हो सकता है कि जो वो पानी है वो बिल्कुल भी ना निकले या बहुत कम निकले। सेम यही है कि जितनी स्पैनर की लेंथ ज़्यादा होगी
उतना वो ज़्यादा रोटेट करेगा, उसमें टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और जितने स्पैनर की लेंथ कम होगी उतना उसमें जो टॉर्क है वो भी क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क बेसिकली डिपेंड कर रहा है फोर्स और क्या, मोमेंट आर्म। जो मैंने स्टार्ट में बोला था कि अक्सर जो बच्चे हैं वो मोमेंट ऑफ फोर्स की जगह मोमेंट आर्म की डेफिनेशन लिख देते हैं। मोमेंट आर्म क्या होता है, जो भी बता दिया है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उससे हम क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एल से। तो बेसिकली टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिपेंड किस पे कर रही है, प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एल। जितने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और जितने मोमेंट आर्म, ये स्पैनर की लेंथ ज़्यादा होगी उतना उसमें टॉर्क भी क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। टॉर्क का आगे आ गया जी एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट हमारे पास क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो टॉर्क का एसआई यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर। और ये किसके इक्वल होता है, अगर किसी बॉडी पर जो फोर्स लग रही है वो 1 न्यूटन हो और उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो, 1 मीटर, तो उस बॉडी में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 1 न्यूटन मीटर। जो कि इसी टॉपिक के सबसे एंड पे डेफिनेशन भी दी हुई है और अक्सर पेपर में पूछी भी लेता है कि 1 न्यूटन मीटर या 1, वैसे ही न्यूटन मीटर की डेफिनेशन बताएं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अगर किसी बॉडी पर जो फोर्स लग रही है वो 1 न्यूटन हो और उस बॉडी स्पैनर की जो लेंथ है वो कितनी हो, 1 मीटर, तो उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 1 न्यूटन मीटर। अब हमारे पास टॉर्क का एक फार्मूला आ गया। इसी फार्मूले के रिलेटेड एक छोटी सी एग्जांपल है, वो भी यहीं पर इसी टॉपिक में जल्दी से देख लें। एग्जांपल हमारे पास है जी 4.3। एग्जांपल 4.3। फार्मूला टॉर्क का हमने पढ़ा है, टॉर्क इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल। इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है। स्टेटमेंट देखें जी, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है। तो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, अ मैकेनिक टाइटन्स द नट ऑफ अ बाईसाइकिल यूजिंग अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। एक मैकेनिक है वो अपनी बाईसाइकिल का नट टाइट कर रहा है और स्पैनर की जो लेंथ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर, बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। और उस पर कितनी फोर्स लगा रहा है, 200 न्यूटन की। तो फाइंड हमने क्या करना है, टॉर्क को। तो फोर्स हमारे पास आ गई 200 न्यूटन और स्पैनर की लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मीटर। इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.15 मीटर। अब जी फाइंड क्या करना है, टॉर्क को। तो टॉर्क का फार्मूला एफ मल्टीप्लाई एल, एफ 200 एंड एल इक्वल टू 0.15। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 और साथ टॉर्क का यूनिट जो क्या होता है, न्यूटन मीटर। बाकी जो नेक्स्ट है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।